वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आप लोग की डिमांड पे फ्रेंड्स बिहार कांस्टेबल एग्जाम जो आपका 14 मार्च और 21 मार्च का होने वाला है, तो इसकी तैयारी आज से इस चैनल पे शुरू हो गई है फ्रेंड्स। पहले भी मैं आपको इससे संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराया था फ्रेंड्स, लेकिन अब है जो कंटिन्यू आपको बिहार पुलिस स्पेशल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक रणनीति के अनुसार हिसाब से हम लोग तैयारी करवाएंगे आप लोग को फ्रेंड्स, और मेरा पूरा विश्वास है कि एग्जाम आते आते तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। पक्का आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन बशर्ते जिस तरह से मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स उस तरह से आप पढ़ाई करते चले। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको प्रत्येक दिन एक मॉक टेस्ट दूंगा जिसमें 50 क्वेश्चन होगा, साथ साथ में बीच बीच में आपका फुल प्रैक्टिस सेट दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आपको अंग्रेजी, हिंदी सभी जो सिलेबस में है फ्रेंड्स सभी से उसमें प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, एक और रणनीति क्या बना रहे हैं कि आपका जो भी ये टेस्ट होगा फ्रेंड्स, इसका है जो मैं अपने वेबसाइट पे प्रश्न डाल दूंगा टेस्ट के रूप में। आप यहाँ पर वीडियो देखने के बाद वेबसाइट पर जाकर के देखिए 50 में से आपका कितना सही होता है यहाँ पढ़ने के बाद। और ये है फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू एग्जाम तक कराता रहूंगा। तो कम से कम फ्रेंड्स अगर 50 प्रैक्टिस सेट होता है फ्रेंड्स तो 3000 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह हो जाएगा, और सभी मेरे वेबसाइट पर रहेगा फ्रेंड्स। और उसको बीच बीच में आपको कभी कभी देखते रहना है, क्योंकि एक बार में प्रश्न याद नहीं होता है। आप यहाँ पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद यही प्रश्न को वेबसाइट पर जाकर के टेस्ट दीजिए, उसमें देखिए स्कोरिंग कितना होता है। बीच बीच में आपको जब भी मन करे फ्रेंड्स इसको टेस्ट देते रहिएगा, तो क्या है आपको सदा के लिए याद हो जाएगा। तो इसका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस प्रैक्टिस सेट का लिंक रहेगा फ्रेंड्स। जो प्रश्न अभी देख रहे हैं वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आंसर छुपाया हुआ रहेगा, आप पहले देख लीजिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में आंसर शो करिएगा तो आंसर दिखाई देगा, तो इससे आपका पता चलेगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। और ये पहला मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, आपको 50 में से कितना सही होता है हमें आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको मैं सोचने का वक्त दूंगा 2 से 3 सेकंड के फ्रेंड्स, उसी बीच में आपको आंसर गेस कर लेना है, फिर सही आंसर से मिलाना है। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए फ्रेंड्स। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? आप लोग फटाफट गेस करते चलिएगा। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग गेस कर लेंगे, पहला का सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ही आपको सबसे ज्यादा वन पाया जाता है। अगर सवाल पूछा जाए सबसे ज्यादा वन कहाँ पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 2, इसी तरह से आप गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में बताइएगा 50 में से कितना सही किए हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट गेस करें। सवाल नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका पूरा तत्व संबंधी खुदाई। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो पूरा तत्व संबंधी खुदाई। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है फ्रेंड्स कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य कौन है? और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये सभी प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, एक भी प्रश्न फालतू नहीं है फ्रेंड्स, सभी है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम बेस्ड है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जरूर दें और स्कोरिंग जरूर बताएं। तो पहले 3 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, भारत का दूसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में आंध्र प्रदेश, सी में कर्नाटक, डी में गुजरात। दूसरा पूछ रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश है जो दूसरा सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है। पहला स्थान पे आपका कौन है फ्रेंड्स? गुजरात है, ठीक है। सबसे बड़ा तट रेखा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। भारत में तटीय राज्य, एक प्रश्न अवश्य बनता है कि भारत में तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो 9 है, याद रखिएगा। गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे अधिक है, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है। इसमें कितना सारा प्रश्न बना फ्रेंड्स, आप लोग देख लें। दूसरा स्थान पर पूछेगा तो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, पहला स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। और टोटल कितने राज्य है जो तट रेखा से सटे हुए हैं? तो आपका टोटल 9 है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। देखिए फ्रेंड्स, सभी तरह के प्रश्न हम लोग देखेंगे, ठीक है, आसान से आसान, हार्ड से हार्ड, ठीक है, मिडिल लेवल का सब तरह के देखेंगे, तभी आपकी अच्छी तैयारी होगी। सवाल नंबर 4 को देखें, निम्न में से खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रा आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर गेस कीजिए फटाफट, क्या होगा? खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? सवाल नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है खैबर दर्रा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए निम्न में से किस दर्रे को पार करना पड़ता है? अच्छा सवाल है, क्या होगा राइट आंसर, गेस करें।
कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए निम्न में से किस दर्रे को पार करना पड़ता है? सवाल नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नाथुल्ला दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा पार करना पड़ता है? नाथुल्ला दर्रा। याद रखिए, पूछा जाता है नाथुल्ला दर्रा कहाँ पड़ता है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुल्ला दर्रा। सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6, भारत का प्रथम सौर शहर निम्न में से कौन सा है? टॉप मोस्ट वीवीआई जी के, चलिए इसका सही करके बताएं आप लोग। भारत का प्रथम सौर शहर निम्न में से कौन सा है? गेस कर लिए होंगे आप लोग फ्रेंड्स। चलिए सही आंसर मिला लिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, आनंदपुर साहिब, जो पंजाब में पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, यही है जो भारत का प्रथम सौर शहर है। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए सवाल नंबर 7 को। सवाल नंबर 7 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए ये सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसमें विद्यार्थी अक्सर गलती करके आते हैं। कभी क्या पूछता है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, कभी क्या कर देगा, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो लंबाई क्या होगा, अधिक है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा इसका? 3:2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 7 का ए हो जाएगा। लेकिन अगर जो पूछ दे फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो 2:3 होगा। ऐसा अक्सर पूछा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, एक सवाल पूछा जाता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। जल्दी जल्दी में हम लोग क्या है, 3:2 मार के आते हैं। तो अगर इस तरह से इस पे ध्यान देना है आप लोग को कि किसका किसका अनुपात पूछ रहा है। तो लंबाई चौड़ाई कहेगा तो 3:2 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई और लंबाई कहेगा तो कितना हो जाएगा, 2:3 होगा। तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से देता है, तो याद रखें। चलिए सवाल नंबर 8 का आंसर सही करें आप लोग कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा है? ठीक है, जो शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया फ्रेंड, उसी पर आपका राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। आप लोग को पता है, जिसका जो अंतिम मास पूछा जा रहा है, तो कौन होगा 8 का? फटाफट राइट आंसर गेस करें। 8 का अंतिम मास फागुन हो जाएगा। ठीक है, और शक संवत का आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन होता है, हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, शक संवत का तो अंतिम माह मैं बता दिया, फागुन होता है, और प्रथम मास कौन होता है वो हमको बताइएगा कमेंट कर करके। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए फिर, आपका कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। यानी कोशिका का, देखिए एक क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, या तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, फटाफट गेस करें। राइट आंसर क्या होगा 9 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और हिस्टोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आपका ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत आपको कोशिका का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका किया जाता है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। अब फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका किया जाता है, तो इसका अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो मैं शार्ट से बताते चलता हूँ फ्रेंड्स, इससे क्या आपका रिवीजन होता है, बार बार सुनने से आपका परमानेंट मेमोरी में जाता है। तो वो भी बात को ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि जो जिक के पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स सिर्फ वही पढ़ें, उसके साथ साथ जो भी बोलता हूँ फ्रेंड्स, सभी जो इंपॉर्टेंट रहता है उस सबको आप लोग रिवीजन करते चलिएगा। यहाँ पर हम लोग बहुत सारा देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या देखें आपका कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन होता है। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन, आपका राइट आंसर यही होगा। टैक्सोनॉमी, देखिए टैक्सोनॉमी मतलब होता है फ्रेंड्स वर्गीकरण विज्ञान। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या होता है, वर्गीकरण, जो जीवों का वर्गीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी, ये भी याद रखिएगा। और माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन होगा, फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आप चैनल से जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एग्जाम तक बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी। और एक बात फ्रेंड्स देखिए, मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि आपका बिहार पुलिस में आपका बेस मजबूत हो रहा है, इससे आपका रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं सब तरह का जीके जीएस शामिल करता हूं आपको तैयारी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशल बिहार पुलिस के लिए। क्वेश्चन का लेवल जो हाई भी रहता है फ्रेंड्स, मिडिल भी रहता है, लो भी रहता है, यानी सभी कंपटीशन में आपको ये सभी काम देगा। और आपको पता है अगर तैयारी करते हैं फ्रेंड्स तो आपको किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीव जंतुओं के वर्गीकरण, वर्गीकी को क्या कहता है, टॉक्सिनोमी कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान भी कहा जाता है। तो सभी का कॉन्सेप्ट आता है, टॉक्सिनोमी ये भी पूछा जाता है। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 को देखते हैं, क्या है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सी द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, निम्न में से कौन द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है, ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है। गेस करें राइट आंसर क्या होगा, द्विनाम पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बताएं फटाफट। सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर रहेगा आपका द्विनाम पद्धति लीनियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए इससे संबंधित 3-4 जिक्के बनता है उसको भी ध्यान से सुने। ठीक है, एक तो आप लोग याद कर लिया द्विनाम पद्धति किसने दिया था, तो लीनियस ने दिया था। ठीक है, प्रतिपादक कौन था। अब देखिए चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन है जो फ्रेंड्स, इसने कौन सा दिया था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक एक पुस्तक लिखा था। चार्ल्स डार्विन है जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक है। और प्रकृति का चयन सिद्धांत या प्रकृति का वर्णवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। दोनों टॉप मोस्ट भी है। एक तो पूछता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है हमेशा, तो चार्ल्स डार्विन याद रखिएगा।
और प्रकृति का जो चयन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। 2 जीके हो गया फ्रेंड्स। हिप्पोक्रेटिस किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो आपका चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा का हिप्पोक्रेटिस का कहा जाता है। ठीक है। लीनियस हम लोग देख लिए, द्विनामपत्ति दिया था। टेंसले जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र, उसका सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? टेंसले ने किया था। तो सभी का रिवीजन करते चले। ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, पढ़ने में अच्छा लगे तो आप लोग कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। इससे क्या होता है, मेरा हौसला अफजाई होता है फ्रेंड्स और पढ़ाने में अच्छा लगता है। ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से हाइड्रोफाइट्स, यहाँ होगा ठीक है, फिट्स ने, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? चलिए गेस करिए। 11 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो आपका 11 नंबर सवाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ फाइट्स होगा, हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। जलीय पौधे को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर 12, अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? अच्छा सवाल है इकोनॉमिक्स का। अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? चलिए इसका आंसर सही गेस कीजिए। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगिता की उपस्थिति। अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय क्या होता है? तो प्रतियोगिता की उपस्थिति होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 है, नियत लागत को किस नाम से जाना जाता है? इकोनॉमिक्स का सब अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। नियत लागत को किस नाम से जाना जाता है? सवाल नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो नियत लागत को क्या कहते हैं? ऊपरी लागत भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कितना आपने सही किया था। सवाल नंबर 14, विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? सभी इकोनॉमिक्स का सवाल है फ्रेंड्स। विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्रय लागत कहते हैं। ठीक है। विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं? तो विक्रय लागत कहते हैं। सवाल नंबर 15 को देखें। सवाल नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक फ्रेंड्स। तो भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितना है? राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कौन है फ्रेंड्स? वंदे मातरम है। तो चलिए इसका आंसर पहले सही करिए। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 सेकेंड, यानी 1 मिनट कितना? 5 सेकेंड में गाया जाता है आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अब सवाल बनता है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 65 सेकेंड में गाया जाता है, तो राष्ट्रीय गान जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, वो कितना सेकेंड में गाया जाता है? तो वो 52 सेकेंड में गाया जाता है, राष्ट्रीय गान जन गण मन। ठीक है। अब सवाल इससे बनता है फ्रेंड्स आपका कि सर्वप्रथम आपका राष्ट्रीय गान कहाँ गाया था, किस अधिवेशन में गाया गया था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान है जो 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और सर्वप्रथम आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है जो कब गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता ही अधिवेशन में ये गाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिए 1896 में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम, और 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम आपका राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो दोनों आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ सवाल क्या था कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन वंदे मातरम गायन अवधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। सवाल नंबर 16, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें देखिएगा तो कौन कौन सा पशु है और कौन नहीं है, उसी से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आपका गेस करिए राइट आंसर 16 का क्या होगा? सिंह होगा, घोड़ा होगा, हिरन है, सांड है। कौन सा पशु है जो दृष्टिगत दिखाई नहीं है, उसमें शामिल नहीं है? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हिरन हो जाएगा। सिंह, घोड़ा और सांड है जो इसमें है राष्ट्रीय प्रतीक में, जबकि हिरन है जो नहीं है, उसका चित्र है। ठीक है। इसमें हिरन का नहीं शामिल है। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? इसमें 2 सवाल बनता है। ठीक है। तो गेस करिए फटाफट फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 शेर है जो दिखाई देते हैं। सवाल पूछा जाएगा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर हैं? तो शेरों की संख्या तो 4 है, लेकिन दिखाई कितने देते हैं फ्रेंड्स? उसमें 3 ही दिखाई देते हैं। तो ये आपका सवाल है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं, और संख्या कितना है टोटल? 4, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल 18 का आंसर राइट करें। किसी वस्तु की मांग का मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की मांग जो मुख्यतः किस पे निर्भर करती है? खरीदने की इच्छा पे, शक्ति की इच्छा पे, कर नीति पे या विज्ञापन पे? सवाल नंबर 18 का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, खरीदने की शक्ति पे। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पे निर्भर करती है? तो खरीदने की शक्ति पे। सवाल नंबर 19 को देखें। सवाल नंबर 19 है, पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है। इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट भी सवाल है ये। पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच है, क्या है? 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋणात्मक होता है। याद कर लीजिएगा, पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोम क्या है?
प्रतिलोच क्या है, तो ऋणात्मक है। अगला सवाल 20 नंबर सवाल को देखें, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है। अच्छा सवाल है भी फ्रेंड्स, गेस करें, उदारीकरण से है, निजीकरण से है, या विश्वव्यापीकरण से है, या तो ये सभी से है। तो गेस करें, जो नई आर्थिक नीति है वो किससे संबंधित है, तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी से है। ठीक है, उदारीकरण से भी है, निजीकरण से भी है, विश्वव्यापीकरण से भी है। सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका है कि रॉलेट एक्ट किसके काल में लागू किया गया था। बहुत अच्छा सवाल है, किसके शासनकाल में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। तो गेस करिए फ्रेंड्स, देखिए रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1919। तो मैं डेट बता दिया, अब चलिए गेस करिए किसके शासन में हुआ था। तो 1919 में कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। इसमें क्या, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा था। और फ्रेंड्स इसमें नारा था, नो वकील, नो दलील, नो अपील। रॉलेट एक्ट से ही संबंधित है। तो उस समय कौन था जो वायसराय था, जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, कौन से, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब देखिए नोट्स में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, याद रखिए कि लॉर्ड, देखिए इसमें और है यहाँ पर कि एक लॉर्ड रीडिंग है। ठीक है, तो इस सवाल पूछा जाता है कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में क्या क्या हुआ था फ्रेंड्स। तो उसी समय आपका चौरी चौरा जो हुआ था, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स 1922 ईस्वी में। जो चौरी चौरा वाला जो घटना घटी थी वो लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। तो ये अब जरूर याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल 1922 में चौरी चौरा वाला हत्याकांड हुआ था। और लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही 1920-21 में क्या हुआ था, मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये दोनों पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूछा जाता है कि लॉर्ड चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, तो 1922 में किसके शासनकाल में था, आपका लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में 1920-21 में आपका मोपला विद्रोह हुआ था। तो ये सबको याद रखिएगा। और सभी का फ्रेंड्स टेस्ट आप लोग जरूर देखिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में देखिए आप वहाँ पर कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, और उसका हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और इसके बाद में प्रत्येक दिन मैं जिस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा, मॉक टेस्ट सबका मैं प्रैक्टिस सेट बनाते जाऊँगा और वेबसाइट पर संग्रह रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका PDF की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, जब भी चाहिएगा फ्रेंड्स। और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगता। वहाँ पर जाकर के आप आराम से इसको प्रैक्टिस सेट दे दीजिएगा। सवाल नंबर 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था। इसमें दो सवाल बन रहा है। प्लासी के युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 23 जून 1757 में। कभी कभी पूछा जाता है प्लासी कहाँ स्थित है, तो ये आपका कहाँ, पश्चिम बंगाल में पड़ता है प्लासी, याद रखिएगा। जो प्लासी है, जो जगह का नाम है, कहाँ पड़ता है, तो आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, याद रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 में हुआ था। तो उसमें सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वघात किया था, तो गेस करें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीर जाफर ने विश्वघात किया था। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था, कौन सा युद्ध में हराया था। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध में ही हराया था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज के सेनापति लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसी में लॉर्ड क्लाइव का जीत हुई था और सिराजुद्दौला का हार हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में, ध्यान दीजिएगा, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिले थे। किस काल में फ्रेंड्स, तो मध्य पाषाण काल में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, मध्य पाषाण काल में पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बागौर। बागौर से आपका मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। कहाँ से, बागौर। बागौर ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ये देखिए टॉप मोस्ट VVI है, यानी इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो भारत में जो प्रथम निर्णायक सफलता कौन सा युद्ध में मानी जाती है। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 ईस्वी में हुई थी। तो इसी में निर्णायक सफलता अंग्रेज लोग को मिली थी प्रथम बार। चलिए सवाल नंबर 26 को देखें कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। ठीक है, सहायक संधि के लिए आपको कौन जाने जाते हैं, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ये भी जिक के बन रहा है, तो याद रखिएगा सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो ये सहायक संधि करवाया था उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। सवाल नंबर 26 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। कौन थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 आपका फ्रेंड्स कि हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है। तो हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाए, उसकी सूचनाएं जो किसकी पुस्तक में निहित है, गेस करें। ऑप्शन ए में हरिसेन, बी में कल्हण
सी में कालिदास और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हर्ष बता नोट्स में लिखा हुआ है बाणभट्ट और मयूर हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित से हर्ष काल की घटनाएं की मिलती है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कहीं हर्ष चरित है दिया हुआ नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा किसके, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्ष चरित से मिलती है। चलिए सवाल नंबर 28 का आंसर गेस कीजिए। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? सिंपल सा प्रश्न है, किसने? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कनिष्क ने। ठीक है, 28 का क्या हो जाएगा ए, कनिष्क ने किया था। सवाल नंबर 29 को देखें कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? सवाल नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपको सभी पता है फ्रेंड्स कि लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति जो था उसी से समय मिलाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति के लिए कौन जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है फ्रेंड्स का, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कोई रॉबर्ट क्लाइव मारते हैं, कोई वारेन हेस्टिंग्स मारते हैं। क्या होगा राइट आंसर? गेस करिए फटाफट। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए सर्वप्रथम बंगाल का जो गवर्नर जनरल बना था वारेन हेस्टिंग्स बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र की हस्तलिखित प्रति की खोज की थी? जो अर्थशास्त्र बुक है फ्रेंड्स, इसका हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ प्रति की खोज किसने की थी? 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाम शास्त्री ने की थी। ठीक है, कौन? शाम शास्त्री ने खोज की थी। चलिए सवाल नंबर 32 को देखें कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सर्वप्रथम किस अंग्रेज ने पढ़ा था? इसका राइट आंसर क्या होगा? गेस करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेम्स प्रिसेम्स ने पढ़ा था। कब पढ़ा था फ्रेंड्स? तो 1837 ईस्वी में। ये डेट भी याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं। 33 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन है? फटाफट गेस करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरावली पर्वत हो जाएगा। अरावली पर्वत है जो फ्रेंड्स एक किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, पुरानी पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछे कि अरावली पर्वत के सबसे ऊंचा चोटी या शिखर कौन है फ्रेंड्स, तो आपका गुरु शिखर होगा। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है गुरु शिखर राजस्थान में अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु है। ये पूछा जाता है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसमें बहुत सारा बना प्रश्न है। पहला तो है फ्रेंड्स सबसे पुराना भारत का पर्वत श्रेणी कौन है? तो अरावली है। अरावली है जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अरावली का उच्चतम बिंदु कौन? अरावली पर्वत का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो फ्रेंड्स गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है? तो 1722 मीटर है। अगला सवाल को लेते हैं। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? टॉप मोस्ट VVIS GK है। जो माउंट एवरेस्ट है फ्रेंड्स, जो दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, तो उसका नाम किसके पर रखा गया है? ये भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा है, जिनका जॉर्ज एवरेस्ट नाम था। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम आकलन किया था कि एग्जैक्टली जो आपका एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसलिए इन्हीं के नाम पर इनका चोटी इन्हीं के नाम पे एवरेस्ट रखा गया। उनका नाम क्या था? तो आपका जॉर्ज एवरेस्ट था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। चलिए सवाल नंबर 35 को देखें। सवाल नंबर 35 से गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। टॉप मोस्ट VVIS सवाल है इकोनॉमिक्स का। गेस करें इसका राइट आंसर, आप लोग सही करके बताएं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी महाजन है जो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन, जो कर्ज देता है फ्रेंड्स गांव देहात में देता है, महाजन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 36 को देखिए। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा सवाल। अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? 36 का राइट आंसर होगा आपका जनसंख्या पर निर्भर करती है। सवाल नंबर 37 को देखिए। सवाल नंबर 37 है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी मैंने बताया था कवकों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और क्या था? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत आपको उत्कों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं याद रखता हूँ उस तरह से आप भी सब याद रखें। एक दिन अच्छा आपका लेवल बन जाएगा, फिर कोई भी कंपटीशन दीजिएगा अच्छा करके आइएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या? कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? राइट आंसर गेस करें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काइटिन व हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ऐसे मुख्य रूप से कहीं कहीं काइटिन भी देता है। तो कवकों के जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 को देखिए। मुगल काल में मंसूर होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, मंसूर। ठीक है, मंसूर अली या मंसूर क्या था?
तो मुगल काल में जो मंसूर था किसके लिए परिचित था फ्रेंड्स, प्रसिद्ध था? तो सवाल नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकार था। ये मंसूर था जो एक बहुत बड़ा चित्रकार था मुगल काल में, ठीक है। मंसूर किससे था? तो चित्रकार से था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल 39 नंबर सवाल है कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सके? अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कितना एंगल से, कितना डिग्री कोण से मारेगा कोई बैट्समैन बॉल को कि उससे अधिकतम दूरी वो तय करे, अधिकतम दूर तक जा सकता है? सवाल नंबर 39 का राइट आंसर गेस करें। राइट आंसर हो जाएगा आपका 36-45 डिग्री को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 36-45 डिग्री कोण से मारेगा तो अधिकतम दूरी पर जाएगा। 39 का सी हो गया। सवाल नंबर 40 को देखिए। सवाल नंबर 40 है कि किसी लोलक की आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? फिजिक्स का अच्छा सवाल है। जो लोलक होता है उसका जो आवर्तकाल होता है किस पे निर्भर करता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 41 को देखिए। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। भीमबेटका जो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका गुफा। ऑप्शन नंबर ए जो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 41 का। सवाल नंबर 42 को देखें। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इसको तो मैं ट्रिक से बताया, मैं किस तरह से याद रखता हूँ वो भी बताता हूँ फ्रेंड्स, पहले आप लोग गेस करें। तो 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या बलबन ने? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक को हम किस तरह से कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनाएगा? जो कुत्ता रहेगा, कुत्ता उसमें रहेगा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरह से कुछ भी हम कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया तो उसमें कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुत्ता रहेगा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इस तरह से कुछ भी तुक्का बढ़ा लीजिए। चलिए सवाल नंबर 43 को देखें कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? इसमें 2 प्रश्न बनता है। पहले हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर गेस करें। राइट आंसर हो जाएगा ट्राइटेरियम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 44 को देखें। सवाल नंबर 44 वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको उभयचर कहते हैं? उभयचर किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं, ठीक है। एम्फीबियन इसको कहते हैं फ्रेंड्स, उभयचर प्राणी। जैसे मेढक उभयचर प्राणी हो गया, जो जल में भी रहता है स्थल में रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? बायोफ्राटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोफ्राटा। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसे उभयचर कहते हैं? तो बायोफ्राटा को कहा जाता है। वनस्पति जगत में पूछा जा रहा है देखिए हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है कि वनस्पति जगत में निम्न से किसे उभयचर कहेंगे, तो उसको क्या कहें? ब्रायोफ्राटा को उभयचर कहेंगे। चलिए सवाल अगला सवाल को देते हैं। अगला सवाल है कि स्तंभ मूल होती है। देखिए छोटा सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर आप लोग सही करके बताएं। 45 का क्या होगा? स्तंभ मूल क्या होता है? मूसला जड़ होता है, पुलंकित जड़ होता है, अपस्थानिक जड़ होता है या शाखान्वित जड़ होता है? शाखान्वित। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का सी। आपका अपस्थानिक जड़ें होते हैं, जो स्तंभ मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? अपस्थानिक जड़ें होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आपका है कि मैकल पर्वत, ठीक, मैकाल होता है, ठीक है। मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो मैकाल पर्वत कहाँ पड़ता है? चलिए फटाफट गेस करिए। 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत पड़ता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में आपका मैकाल पर्वत पड़ता है। अगला सवाल नंबर 47 को देखिए। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? सिंपल है फ्रेंड्स, सिलिकॉन वैली किससे कहा जाता है? 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोरी को हो जाएगा, ठीक है। एक साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? जिसमें कंफ्यूज नहीं होगा। साइलेंट वैली आपका केरल में पड़ता है फ्रेंड्स, और एक सिलिकॉन वैली है, तो इसी में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट लोग। तो ठीक है, साइलेंट वैली कहेगा तो केरला में हो जाएगा, लेकिन सिलिकॉन वैली कहेगा तो कहाँ हो जाएगा? बेंगलोर में हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 48 को देखते हैं। और देखिए उसमें क्या करता है फ्रेंड्स, के दे देगा ऑप्शन में आपको केरल भी दे देगा, तो जल्दी जल्दी में आप लोग गलती करते हैं। सिलिकॉन वैली पूछेगा कहाँ, उसमें केरल ऑप्शन में दे रहेगा, तो साइलेंट वैली भी समझ के कोई वो मार देते हैं। ध्यान रखिएगा सिलिकॉन वैली आपका कहाँ है? बेंगलुरु में पड़ता है, और आपका जो साइलेंट वैली जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? आपका केरल में पड़ता है वो भी। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो भारत में जो कुल्लू घाटी है जो निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो गेस करिए 48 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, सेब के लिए। कुल्लू घाटी में क्या होता है? सेब की खेती होता है। कहाँ पड़ता है कुल्लू घाटी? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये भी जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स, केरल तट को क्या कहा जाता है? तो केरल तट को क्या कहा जाता है? मलबार तट कहा जाता है। केरल तट को क्या कहा जाता है? आपका मलबार तट कहा जाता है। अगला सवाल को देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स कि कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी किसके किसके बीच है? कौन से पर्वत के बीच में है फ्रेंड्स? तो गेस करें
कौन से पहाड़ी के बीच स्थित है? सवाल नंबर 50। सवाल नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, जो सेब के लिए आपका उत्पादन के लिए जाना जाता है, कुल्लू घाटी। ठीक है, कभी कभी पूछा था कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है सेब के लिए। तो देखिए 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, इसमें आपको सभी तरह का प्रश्न था। इसी तरह से प्रत्येक दिन आपको, अभी तो आज से शुरू कर दिया हूँ, प्रत्येक दिन 8 से 8:30 के बीच में एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, जो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स बीच बीच में आपको फुल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्नों को करवाया जाएगा, जिसमें आपका मैथ, इसके बाद में हिंदी, अंग्रेजी और जीके जीएस, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सबका वो शामिल होगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट प्रत्येक दिन दीजिएगा। और इसी का टेस्ट फ्रेंड्स मैं नीचे दे देता हूँ वेबसाइट में, वहाँ पर जाकर के इसमें आंसर छुपाया रहेगा। अभी आपने देखा फ्रेंड्स, तो देखिए 50 में से 50 बनता है या नहीं, और नहीं बनता है तो कहाँ पर गड़बड़ होता है फ्रेंड्स, उसको याद कर लिए। और ये टेस्ट है, बीच बीच में आप कभी भी 1 दिन पर 2 दिन पर सभी देते रहिएगा, सभी को एक जगह मैं संग्रह कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स। आपको एग्जाम तक कंटिन्यू क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, सभी तरह से तैयारी कराऊंगा। वीडियो अच्छा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी तो आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।